नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे मनोविज्ञान का टेस्ट। इसमें दोस्तों 10 प्रश्न रहेंगे। 10 में से आप कितने सही कर पाते हो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। ये प्रश्न दोस्तों मैं बता दूं आपको, NCERT RBSC की जो बुक है उस बुक में से बनाए गए हैं टोटल के टोटल क्वेश्चन दोस्तों। तो आप इनके जवाब देने की कोशिश करना। बहुत मेहनत है इसके अंदर, वैसे नहीं कि उठा करके कहीं से भी दे दिए। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान नियमन और काम आदि क्रियाओं पर मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण करता है? सेतु, अनुमस्तिष्क, थैलेमस, सेतु, हाइपोथैलेमस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है ये दोस्तों भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान नियमन, काम आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस है दोस्तों, इसको अध सचेतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अध सचेतक। तो आप ध्यान रखना, हिंदी में नाम आए तो अध सचेतक और इंग्लिश में दोस्तों हाइपोथैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये मस्तिष्क में स्थित होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूलभूत जीवन गतिविधियां जैसे श्वास लेते हैं अपन, हृदय गति, रक्तचाप पर नियंत्रण कौन करता है? पार्श्व तंतु, पश्च मस्तिष्क, मेरुरुजु या अग्र मस्तिष्क? दोस्तों अपन को कंपटीशन की दृष्टि से पूरा मतलब जो मस्तिष्क वाला लेसन है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा लेसन याद होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो जो चीजें संवेग से जुड़ी हुई है या अपनी बॉडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो चीजें जरूरी है, और वो सारी की सारी दोस्तों मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप वो पूरा का पूरा लेसन पढ़ो, या आपको नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मूलभूत जीवन गतिविधियां जैसे श्वास लेना, हृदय गति, रक्तचाप पर नियंत्रण कौन करता है? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, पार्श्व तंतु या मेरुरज्जु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पश्चिम मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क में भी दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा जो दोस्तों ये मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये होता है पश्चिम मस्तिष्क के अंदर। ये दोस्तों श्वास लेना, हृदय गति, रक्तचाप इन पर नियंत्रण करता है, ठीक है। बच्चा जब छोटा होता है ना दोस्तों तो बोलते हैं ना कि सर के पीछे से चोट मत मारो। बड़े हो जाते हैं तो भी अपन बोलते हैं कि सर के पीछे से चोट मत मारो, ठीक है। तो वो पश्चिम मस्तिष्क होता है दोस्तों, जो थोड़ा पीछे से ऐसे उभरा हुआ होता है ना, उसमें चोट नहीं मारना, बस ये कारण होता है दोस्तों। श्वास लेना, हृदय गति, रक्तचाप इन पर ये नियंत्रण करता है, और इस पे चोट लग जाए तो दोस्तों हानि होने की संभावना रहती है। तो समझ में आ गया, मूलभूत जीवन गतिविधियां, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भाषा पर नियंत्रण करता है? दोस्तों 1000 बार ये प्रश्न आ गया होगा, हमारे नेट में भी बहुत बार आया दोस्तों ये साइकोलॉजी के अंदर, कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है वो भाषा पर नियंत्रण करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, और मैं मस्तिष्क में भी बताऊंगा कि कौन सी साइड है वो भाषा से संबंधित है। ब्रोका, सेरिबेलम, मेरुरज्जु या सभी? तो निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भाषा पर नियंत्रण करता है? तो ब्रोका क्षेत्र है दोस्तों, ये भाषा पर नियंत्रण करता है, याद रखना ब्रोका। और ये लेफ्ट साइड में होता है। किस साइड में? लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना लेफ्ट साइड में होता है ये मस्तिष्क में ब्रोका क्षेत्र, लेफ्ट साइड भाषा से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव मस्तिष्क का कुल शरीर का कितना प्रतिशत होता है? यानी मानव मस्तिष्क, सॉरी दोस्तों थोड़ा लिखने में ये प्रॉब्लम है। मानव मस्तिष्क मानव के कुल शरीर का कितना प्रतिशत होता है? या मैं ऐसे बोलूं कि जो मस्तिष्क है वो मानव शरीर का कुल कितना परसेंट होता है? 1% वजन में, 1%, 2%, 2.35% या 40%? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का ये कुल शरीर का 2.35% होता है। कितना? 2.35%। अब देखिए दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो इस पेज पर मैंने लिखी है, वो आपको बता देता हूं। देखिए, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि है दोस्तों, ये मस्तिष्क में होती है, छोटी सी होती है, मटर के दाने के समान। कैसी? मटर के दाने के समान होती है दोस्तों। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और मुख्य काम होते हैं ना जितने भी, ये मास्टर ग्लैंड ही करती है, पीयूष ग्रंथि करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आउटू ग्रंथि। आउटू ग्रंथि है, इसको दोस्तों थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। और इससे दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा?
थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। जो भी बायोलॉजी का बंदा यदि देख रहा है इस वीडियो को, तो एक क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं, वो आपको बताना है कि कौन सा मतलब कौन सी ग्रंथि से निकलने वाला कौन सा हार्मोन बोनेपन और लंबेपन के लिए जिम्मेदार होता है। समझ में आया प्रश्न? कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है जो बोनेपन और लंबेपन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी उसका स्त्राव कम हो जाए तो व्यक्ति बोना रह जाता है, यदि स्त्राव ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है। कोई भी बायोलॉजी वाला स्टूडेंट यदि देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिख करके आप भेजना, फिर पिनअप कर दूंगा मैं। मेरे याद जरूर था पहले, लेकिन वर्तमान में याद नहीं है, तो यदि आपको पता है तो आप जरूर बताना, नीचे में पिनअप कर दूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसी से रिलेटेड है। अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों, ये अपने जस्ट पेट के नीचे होती है दोस्तों। इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, खाना पचाने में ये सहायक होती है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अब एक देखिए दोस्तों, जो अपनी गुणसूत्र वाला सिस्टम होता है कि 23 माँ से आते हैं, 23 पिता से आते हैं, टोटल 46 गुणसूत्रों का मेल होता है। मेल होकर के एक दोस्तों एक कोष बनता है जिसे जाइगोट बोलते हैं। प्रश्न भी आया था ये रीट में, अभी समझा दूंगा कि मानव जीवन का आरंभ होता है तो एक कोष से, जिसे क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। 23 माँ से 23 पिता से आकर के मिल करके उनसे एक कोष बनता है जिसे जाइगोट बोलते हैं, और मानव जीवन का शुरुआत इसी से होती है दोस्तों। ठीक है, एक कोष से। ठीक है, प्रश्न ऐसे था, एक कोशिका शायद। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि 23 माँ से आते हैं, 23 पिता से आते हैं, ठीक है, इनमें थोड़ी सी चूक हो जाए। चूक कैसे? जैसे माँ से पिता से 23 आते हैं, टोटल 46 होते हैं। तो यदि पिता का, जैसे माता का XX होता है, पिता का XY होता है। ठीक है, इनमें से एक मर जाए, जैसे माँ का यूं मान के चलो एक X मर गया गुणसूत्र, तो टोटल कितने हुए? 45 हुए। ठीक है, हाँ 45 हुए। यदि पिता का मर गया एक, तो भी 45 हुए। यदि 45 गुणसूत्र हो और वो बच्चा हो तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब एक रोग होता है इसको, मतलब 45 गुणसूत्र हो दोनों में से एक के, तो उसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। इसके दोस्तों कहानियां क्या होती है इससे? माँ है वो बांझ रह सकती है। दूसरा, यदि माँ का जैसे X मर गया और इधर जैसे पिता का Y मर गया, तो XX आते जाएंगे, तो लड़कियां ही लड़कियां होंगी। बांझपन के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। तो बस आप इतना ध्यान रखना, इतना डिटेल में नहीं जाना अपने को बायोलॉजी के, बस इतना ध्यान रखना 45 गुणसूत्र है, ये टर्नर सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? टर्नर सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, एक होता है दोस्तों डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है दोस्तों? 23 माता पिता से आते हैं, यदि एक एक्स्ट्रा हो जाए तो दोस्तों 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 47 गुणसूत्र से जो ये रोग है ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम। और इससे दोस्तों जो बच्चे पैदा होते हैं मंगोलिज्म होते हैं। कैसे मंगोलिज्म? मंगोलिज्म बच्चों को आप गूगल पे सर्च करना दोस्तों, बड़ा बड़ा सिर उनका, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े होठ, लंबी नाक, मंद बुद्धि होते हैं दोस्तों, इनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको मैंने समझा दी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रेगुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS। ठीक है, रेगुलेटर या रेगुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम किस पर नियंत्रण करता है? संवेदनाओं पर। संवेदी आगत को नियंत्रित करके हमें सजग व सक्रिय करता है। दोस्तों आप ऐसे ना सोचें कि ये प्रश्न बहुत ज्यादा मतलब ऐसे समझ में नहीं आने वाले हैं, ऐसे नहीं है। ये दोस्तों पूरा सार है, एक पूरा पाठ का मस्तिष्क वाले का। ठीक है, और प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं पूछेगा एग्जामिनर, गारंटी है ये। ठीक है, तो देखिए रेगुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम किस पर नियंत्रण करता है? संवेदनाओं पर। संवेदी आगत को नियमित करके हमें सजग व सक्रिय करता है। रक्तचाप पर या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? यदि आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संवेदी आगत को नियमित करके हमें सजग व सक्रिय करता है। ठीक है, RAS भाव प्रबोध से संबंधित भी है। अब दोस्तों संवेग है, संवेगों से रिलेटेड भी है। ठीक है, देखिए पर्यावरण से आने वाली जितनी भी सूचनाएं हैं उनसे संबंधित RAS, भाव प्रबोध से संबंधित RAS, और ये RAS पाया कहा जाता है, यानी रेगुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पाया कहा जाता है, तो मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ? मध्य मस्तिष्क। तो जो संवेदनाएं, सेंसेशन आती है, उन पर नियंत्रण कौन करता है? सजग कौन करता है? सक्रिय कौन करता है? जैसे दोस्तों मैं बताऊं, आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे कांटा चुभ गया,
ये संवेदना है। क्या है? संवेदना है। कांटा चुभा, तुरंत सूचना आई मस्तिष्क के पास। किसके पास आई? मस्तिष्क के पास आई। तो ये मुझे नियंत्रित करेगा कि पैर को ऐसे हिला मत, थोड़ा सा ऐसे रख पैर को, ठीक है, पैर में पूरा ही चुभ चुका है कांटा, ठीक है। इस तरह से नियंत्रित करेगा, सजग भी कर देगा और सक्रिय भी कर देगा, और फिर क्या निकाल देंगे अपन? कांटा निकाल देंगे। ठीक है। ऐसे दोस्तों मानकर चलो अपने सामने कोई ऐसे आपत्तिजनक चीज, मतलब ऐसे चोट वाली चीज आ रही है, तो हमें सामने दिख गई कि हाँ ये आ रही है, ठीक है। तो यही सिस्टम है RAS। ये हमें क्या करता है? हमें नियंत्रित करता है, और मतलब और हमें सजग और सक्रिय करता है। तो ये आप ध्यान में रखना। पाया कहाँ जाता है? मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। यदि इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ना है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 50 NCERT क्लास 11, ठीक है। पेज नंबर 50 NCERT कक्षा 11, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पर संस्कृति ग्रहण पर अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों पर संस्कृति ग्रहण पर अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक जॉन मेयर या जॉन बेरी। तो दोस्तों पर संस्कृति ग्रहण पर अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक है जॉन बेरी। कौन है? जॉन बेरी। इसके बारे में भी दोस्तों आपको थोड़ी डिटेल के अंदर यदि पढ़ना है तो आप NCERT कक्षा 11 की जो बुक है उसमें दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। लास्ट वाला पेज है वो पढ़ सकते हैं, पर संस्कृति ग्रहण। बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। पर संस्कृति ग्रहण पर अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक जॉन बेरी। इन्होंने दोस्तों 4 तरीके भी बताए हैं कि कौन कौन से। हाँ दोस्तों ये 4 युक्तियां बताई है, समांकलन, आत्मसातकरण, पृथक्करण, सीमांतकरण। तो ये जॉन बेरी से संबंधित है, पेज नंबर 62 पर है, ठीक है। यदि आप इस पेज को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं NCERT क्लास, ठीक है। अब हाँ मैं कहाँ पर था, एक मिनट दोस्तों। हाँ नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत वार्ता या निज वाक से संबंधित कौन है? जीन पियाजे या वाइगोत्स्की। और इनकी व्याख्या दोस्तों मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बस इसका उत्तर दे दीजिए। व्यक्तिगत वार्ता या निज वाक से संबंधित कौन है? भाषा से संबंधित है दोस्तों, भाषा से संबंधित। यानी बच्चा जब छोटा होता है दोस्तों, 2-2.5 साल का होता है, जो खुद से ही बातें करता है वो, उसको दोस्तों निज वाक किसने कहा है? व्यक्तिगत वार्ता किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों किसने? वाइगोत्स्की। किसने? वाइगोत्स्की। याद रखना, वाइगोत्स्की ने कहा है। किसने? वाइगोत्स्की। और आत्म केंद्रित वार्ता से संबंधित, यानी बच्चा जब छोटा होता है वो खुद से बात करता है, ठीक है। इगोसेंट्रिज्म किसने बोला है? तो ये बोला दोस्तों जीन पियाजे ने। बस मैं आपको इन दोनों में अंतर बताने के लिए कि किसने व्यक्तिगत वार्ता बोला, निज वाक बोला, किसने आत्म केंद्रित वार्ता बोला, तो ये चीज ध्यान रखना। व्यक्तिगत वार्ता बोला था वाइगोत्स्की ने, आत्म केंद्रित वार्ता बोला था जीन पियाजे ने। नीचे इनकी व्याख्या आ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन मानते हैं कि भाषा जन्मजात होती है? चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नोम चॉम्स्की। अभी भी जिंदा है दोस्तों ये नोम चॉम्स्की। इन्होंने कहा था कि अपने मस्तिष्क में LAD, लैंग्वेज एक्वलाइजेशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र पाया जाता है, और उससे भाषा दोस्तों मतलब जन्मजात ही होती है और वही भाषा से संबंधित होता है। तो LAD आ जाए कहीं भी लिखा हुआ तो ये भाषा से संबंधित है, और इसका संबंध है नोम चॉम्स्की से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भाषा में सामाजिक अंत्यक्रिया को महत्वपूर्ण कौन मानते हैं? तो सामाजिक अंत्यक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं दोस्तों वाइगोत्स्की। कौन मानते हैं? वाइगोत्स्की। याद रखना। अब देखिए दोस्तों, भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं, देख लीजिए। भाषा दोस्तों सहज प्रक्रिया है। क्या है? सहज है, स्वाभाविक है, जो वातावरण से अर्जित की जाती है। तो ऐसे आ जाए भाषा होती है जन्मजात या अर्जित, तो अपन को करके आना है भाषा अर्जित होती है। क्या होती है? अर्जित। और पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में पूछ ले कि कौन कहता है कि भाषा जन्मजात होती है, तो नोम चॉम्स्की कहते हैं भाषा जन्मजात होती है, ठीक है। देखिए, भाषा वंशानुगत नहीं है, यह अर्जित प्रक्रिया है, वातावरण से सीखी जाती है। और दोस्तों यदि बच्चे को मतलब अच्छी भाषा सिखानी है या भाषा पर पकड़ करवानी है तो अच्छा भाषिक परिवेश देना चाहिए, यानी समृद्ध भाषिक परिवेश देना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना। और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इन दोनों में दोस्तों थोड़ा फर्क है। भाषा अर्जन है ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया। और भाषा अधिगम, अधिगम तो दोस्तों अपन भाषा का करते हैं विद्यालय में जाकर। कहाँ जाकर? विद्यालय में जाकर, ठीक है। यानी पर्टिकुलर कोई भाषा सीखे तो वो भाषा अधिगम है। और यदि अपन विद्यालय से बाहर, जैसे अपन छोटे थे तो अपन ने अपने घर की भाषा सीख ली, यानी मातृभाषा सीख ली, तो वो स्वाभाविक रूप से सहज रूप से सीख ली, अपन को किसी ने सिखाया नहीं, सहज रूप से सीखी वो।
तो जो सहज रूप से सीखी जाती है वो होता है दोस्तों भाषा अर्जन, यानी अचेतन का रोल होता है उसमें, स्वाभाविक क्रिया होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो भाषा अर्जन क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। और भाषा अधिगम है वो सक्रिय होकर सीखते हैं अपन। अब जैसे मैं कोई इंग्लिश लैंग्वेज अब अपन कहीं पर जाकर के कोई एकेडमी में जाकर सीख रहे हैं तो अपन सक्रिय होकर सीखेंगे उसको कि हमें इंग्लिश भाषा सीखनी है, हमें हिंदी भाषा सीखनी है, तो वो सक्रिय होकर सीखते हैं, ठीक है। तो वो भाषा अधिगम होता है। तो भाषा अधिगम अर्जन दोनों में फर्क याद रखना, ठीक है। भाषा विकास में दोस्तों जीन प्याजे है ये संज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको? संज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं। और जीन प्याजे बोलते हैं कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। और इसीलिए बोलते हैं कि बालक क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है। जब छोटा होता है ना तो वो दोस्तों खुद से ही बातें करता है, यानी उसका संज्ञानात्मक विकास पूर्ण नहीं हुआ है। उस टाइम पूर्ण नहीं हुआ है तो वो लड़खड़ाता है भाषा में। और जब बच्चे का जैसे जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पूर्ण होता जाता है या पूर्णता की ओर होता है तो बच्चा अपने आप भाषा सीख जाता है। ये जीन प्याजे कहते हैं, यानी जीन प्याजे बोलते हैं कि भाषा को संज्ञानात्मक विकास प्रभावित करता है। जीन प्याजे बोलते हैं कि भाषा बाद में आती है, विचार पहले आता है। जबकि जो वाइगोत्स्की है वो बोलते हैं कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। और भाषा में दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक कारक को महत्वपूर्ण मानने वाले वाइगोत्स्की, याद रखना वाइगोत्स्की, ठीक है। तो ये आपके फर्क समझ में आ गया। अब देखिए वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक निज वार्ता करता है। जीन प्याजे क्या कहता है? बच्चा आत्म केंद्रित होता है, ध्यान रखना। और वाइगोत्स्की कहता है कि बालक निज वार्ता करता है जो उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। निज वार्ता मतलब जीन वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा का विकास पहले हो जाता है जो उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, ध्यान रखना। वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा का विकास हो जाता है जो उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायता देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्याजे संज्ञानात्मक विकास में भाषा को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, याद रखना। संज्ञानात्मक विकास में प्याजे भाषा को महत्वपूर्ण नहीं मानते, बल्कि ये तो कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास है वही भाषा को प्रभावित करता है, यानी जैसे जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वैसे वैसे भाषा सीखी जाती है, ठीक है। अब नोम चॉम्स्की की दोस्तों भाषा अर्जन, नोम चॉम्स्की बोलते हैं कि भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है, यानी भाषा अर्जन क्षमता है ये जन्मजात होती है। और दिमाग में क्या होता है? एक LAD लैंग्वेज एक्वेलाइजेशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र होता है, उससे भाषा सीखी जाती है। अब बहुभाषिकता दोस्तों क्या होती है? मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अभी जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो, और मेरे पास दोस्तों देखने वाले बच्चा कोई उड़ीसा का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई कर्नाटक का है, इस तरह से मान के चलिए। और अपने एक ऑफलाइन क्लास ले, सब क्लासों के बच्चे आकर मेरे सामने बैठ जाए तो कोई उड़ीसा की भाषा में बोल रहा है, उड़िया बोल रहा है, कोई मतलब तमिल बोल रहा है, कोई हरियाणवी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, इस तरह से बोल रहे हैं। तो मुझे उन बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? उसको बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में काम में लेना चाहिए। संसाधन के रूप में काम में मैं कैसे लेऊंगा कि मैं बोलूँगा ठीक है हमारे अठे टोपियन है, मतलब जो प्याली होती है उसको बाटकी बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? तो बच्चे ऐसे बोले, मतलब मैं मेरी मातृभाषा में मैंने बताया, या और तरीके से मैंने बताया कि ये बाल्टी है, जैसे मैंने दिखा दी ये बाल्टी है, आप इसको क्या बोलते हो? तो बच्चे अपने अपने मतलब बताएंगे। इससे क्या होगा? इंटरेक्शन होगा बच्चों में और वो एक दूसरे की भाषा सीखेंगे। तो बहुभाषिकता को अपन को संसाधन के रूप में काम में लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर उनको उनकी भाषा में बोलने दिया जाए, धीरे धीरे अपन की जो पाठ्यचर्या की या पाठ्यक्रम की भाषा है उसकी तरफ उनको लाना चाहिए, ठीक है। अपन ने अपनी भाषा में खूब बात कर ली तो बच्चे बोलेंगे हाउ सर कर ली, चलिए तो अब अपनी किताबी भाषा पे आते हैं। तो इस तरह से अपन जो बहुभाषिकता है उसको संसाधन के रूप में काम में हमें लेना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।